एंड अटैक के बाद तो फिर मैंने सब लोगों के रिश्तेदारों के मुंह देख लिए। मैंने बिल्कुल क्लियर समझ लिया कि देयर इज नो वन। 8 अगस्त 2018 को स्टार्ट हुई महादशा। और 31 अगस्त 2018 को मेरी मॉम रात को एक्सपायर हुई। पहुंचा मैम, इतना डिजॉल्व हो गया मैं कि बिल्कुल मतलब मैंने तो सोच लिया भाई जो है बहुत है, आज सुबह खाना खा लिया ना, द नेक्स्ट टारगेट इज शाम का खाना, दैट्स ऑल। मैम भगवान का नाम ले लेके एक एक दिन गुजारा है मेरा। पैसा आप मान के चले 30% तो सिर्फ हेल्थ पे ही खत्म हो गया। छोटी छोटी रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, स्किन बर्न हेलो हो। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन वैदिक हाउस। आज हम अंकित जी से बात करने जा रहे हैं जिनकी केतु की महादशा चल रही है। इनकी केतु की महादशा अगस्त 2018 में शुरू हुई थी और अगस्त 2025 में खत्म होने वाली है। सो अंकित 6 साल से ऊपर ऑलरेडी अपनी केतु की महादशा का एक्सपीरियंस देख चुके हैं और 8 महीने और बचे हैं। अ, अंकित मीन लग्न के हैं और इनका केतु अपनी उच्च की राशि वृश्चिक में 9वें घर में बुध के साथ स्थित है। और इनके लग्नेश गुरु 10वें घर में शुक्र के साथ स्थित है, अपनी ही राशि में, धनु राशि में। अंकित के साथ काफी अप्स एंड डाउन्स हुए हैं केतु महादशा में, जैसा कि हम सभी से सुनते आ रहे हैं। सो लॉस ऑफ लव्ड वंस, फाइनेंशियल लॉसेस होना, मेंटल पीस खोना, करियर का डाउनफॉल होना, ये सारी चीजें उन्होंने हमें इस अपने वीडियो में, अपने एक्सपीरियंस में हमें बताई हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द होल वीडियो। हाय अंकित, वेलकम टू माय चैनल इंडियन वैदिक हाउस। थैंक यू। सो अंकित, आपकी केतु की महादशा चल रही है जो कि अगस्त 2018 में शुरू हुई थी और अगस्त 2025 में खत्म होगी। तो आप ऑलरेडी 6 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो और आपका केतु मैंने देखा कि एग्जॉल्टेड भी है। स्कॉर्पियो साइन में आपके 9th हाउस में प्लेस्ड है। वैसे तो 9th हाउस का केतु अच्छा माना जाता है स्पिरिचुअल रीजंस की वजह से, बट आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये केतु महादशा का अब तक का? मैम मेरे साथ तो ये स्टोरी पूरी अगर आप बोलेंगे तो 12 से 15 मिनट का राउंड अप है। इसमें मैंने सब माइंड में ले रखा है। आई वॉज रेडी फॉर योर वीडियो टुडे। ओके। और पूरा एक एक पॉइंट ऑफ व्यू विथ इट्स टाइम तक मैंने पूरा मेमोराइज कर लिया है। हुआ ये था मैम एक्चुअली में कि 2018 के समय पर, मीन्स मेरी महादशा स्टार्ट हुई थी 28 अगस्त 2018, मोस्ट प्रोबेबली ये डेट है। और उसके कुछ 3 महीना या 4 महीना पहले मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे लग गया था कि कुछ गड़बड़ चल रही है। और उसके भी पहले अगर अपन लेके चले तो 2017 का जो लास्ट मंथ था, 2018 का पीरियड आने वाला था, ईयर बिगनिंग थी। मेरे को 30th की रात को पता नहीं कहाँ से डॉग बाइट हुआ। मतलब बिना किसी वजह से मैं आई वॉज जस्ट क्रॉसिंग माई रोड विथ माई व्हीकल एंड कहीं से एक डॉग आता है, वो स्पेशल आके मुझे लेग के ऊपर बाइट करता है। और उसका बाइट फोर्स इतना भयंकर था मैम कि उसका एक दांत मेरे पैर में रह गया। ओ। और उसके बाद मुझे जो वहां पर इमीडिएट ले जाकर और तुरंत उन लोगों ने रेबीज इंजेक्शन और वगैरह वगैरह एंटी रेबीज डोज वगैरह दिए। आफ्टर 3 डेज मुझे एक्सट्रीम लेवल के ऊपर, बहुत हैवी लेवल के ऊपर पेट में, बहुत एनर्जिक लेवल के ऊपर एसिडिटी बनने लग गई। इतनी हैवी एनर्जी, मतलब एसिडिटी कि पानी से भी या किसी भी चीज से वो दम नहीं रही। मतलब सीवियर लेवल की कंडीशन हो गई। खाना पीना प्लस आप जो भी सोचे कि चलो नॉर्मल अपन बनाना वगैरह कुछ ले लिया और सदा बाहर, लिया और बाहर, मीन्स कुछ भी बॉडी एक्सेप्ट करने को बिल्कुल रेडी ही नहीं थी। तो ये मुझे मेरी केतु पूरे डेढ़ महादशा महीने शुरू की, होने से पहले की बात है या ये शुरू होने शुरू से? होने के पहले ही हो गया था मैम। शुरू तो 28 तारीख को हुआ अगस्त में। ये तो मैं हाँ। आपको उस समय का बता रहा हूँ जब महादशा स्टार्ट हुई ही नहीं थी। उसके ओके। पहले जो क्या बोलते हैं अपन, दशा ट्रांसिट होता है, संधि। दशा संधि होता है। हम्म। मीन्स जिसमें आपके पास में मर्क्यूरी का पीरियड एंड होता है और हम्म। केतु का पीरियड स्टार्ट होने वाला होता है। ये हम्म। उसके लास्ट के मर्क्यूरी के 6 मंथ्स भी मेरे लिए इतने पैथेटिक थे कि जिसकी कोई हद नहीं। मेरे को सीवियर लेवल पे अल्सरस हो गया और बहुत सारी तरह की मैंने डॉक्टर्स चेंज करे, बट कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू बना नहीं उससे। और लॉट्स लैक्स ऑफ मनीज मेरा इसमें लगा सर्जरी में। मुझे वहां पर बोल दिया डॉक्टर ने कि सर्जरी कमिट करिए, तो वो तो मैं डर ही गया। मैंने सर्जरी एक बार स्टमक की हो गई तो लाइफ लॉन्ग। तो फिर आप मतलब मान के चलो गॉड्स ग्रेस जी रहे हैं अपन उतना। तो फिर वो मैंने करा नहीं, पर मैंने उसके बाद और भी कई तरीके के ट्रीटमेंट्स लिए। एंड इट टुक अबाउट 7 मंथ्स टू हील। 7 महीने का पीरियड लगा और बस वही पीरियड था कि केतु का ऑलमोस्ट स्टार्टअप चालू हो गया। 8 अगस्त 2018 को स्टार्ट हुई महादशा। और 31 अगस्त 2018 को मेरी मॉम रात को एक्सपायर हुई। आई एम सो सॉरी टू हियर। मीन्स महादशा स्टार्ट होने के थर्ड डे। और बिल्कुल उनकी कंडीशन नहीं थी, मुझे पता है 2 या 3 साल पहले से उनकी स्थिति बहुत खराब हो रही थी। शी वॉज सीवियर पेशेंट ऑफ एन अर्थराइटिस, और उनके ब्रेन में अर्थराइटिस चला गया था। तो उनकी कंडीशन तो ठीक नहीं थी, ये पता है। लेकिन बिल्कुल ऐसा पीरियड रहा कि उसी फेज में उनका जाना हुआ। और जैसे ही ये पीरियड शिफ्ट हुआ, मेरे घर में बहुत तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस भी वगैरह स्टार्ट हुए केतु की वजह से। मेरे ब्रदर ने और मेरी जो मतलब भाभी हैं, उनने बोल दिया अभी नीड सेपरेशन, वो हमें अमाउंट दीजिए आप, कैसे भी करके। तो अमाउंट वगैरह मैनेज करने में मेरी पूरी सेविंग्स खत्म हो गई।
मैं पर्सनली एक कोचिंग फैकल्टी हूँ, और बीबीए एमबीए और बाकी 11 12 से ऊपर के हायर सेक्शंस को मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। और बाकी भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर में, मेरे पास में काफी पीरियड था तो मैं उसमें एक्सेल कर रहा था उस समय पर। मेरी शादी को करीब 2013 में हुई थी, तो कुछ 7 1 साल उस समय पर हो चुके थे, 5 7 साल हो चुके थे। एंड आई वॉज हैविंग अ किड 2 years ओल्ड। अब इस बीच में इन लोगों ने ये बोल दिया कि मुझे मेरा पेमेंट चाहिए, मुझे मेरा पेमेंट दो, मुझे अलग कर दो। पापा ने बोला कि भाई ठीक है, आप जैसा चाहें, दोनों भाई सेपरेट, आज नहीं तो कल होना ही है, तुम अपने लेवल पे फ्रूटफुली हो जाइए जैसा जो होना है। तो दे नीडेड अमाउंट, मैंने वो अमाउंट उन्हें दिया। अमाउंट काफी अच्छा था, तो अमाउंट देने में मुझे लोन्स आ गए। तो मेरे पास जो मेरी सेविंग्स थी वो पूरी तरह से बर्ज कर गई, और इसी बीच में कोरोना आ गया। तो जो कोचिंग में पूरी तरीके से पेंडेमिक, पता ही है आप लोगों को क्या कंडीशंस थी, वेब कैम से पढ़ा रहे थे हम लोग। और कोई फी वगैरह का कलेक्शन नहीं है मेरे पास। बहुत सारे तरह तरह के प्लेसमेंट्स के लिए मेरे पास ऑफर भी आए कि बायजूस ज्वाइन कर लेता हूँ, अन अकेडमी ज्वाइन कर लेता हूँ। बट उसका कोई ओवरऑल पॉइंट था नहीं, क्योंकि देवर जस्ट यूजिंग फैकल्टीज देयर। उनको सिर्फ उनके बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ानी थी, एंड फैकल्टीज का कोई वहां पर प्रॉपर वाइलेशन हो नहीं रहा था। तो मैंने ज्वाइन नहीं करा। तो मेरे पास ये कंडीशन थी कि मैं हम दिन में 14 लेक्चर्स लेने वाला बंदा 1.5 घंटे या 2 घंटे के लेक्चर्स पे सर्वाइव कर रहा था। और मेरे पेरेंट्स जो है, मतलब जो मेरे पापा थे, उनका बिजनेस था ग्रेन्स का। एंड करीब बहुत ज्यादा अमाउंट का हमने ग्रेन हमारे स्टोर कर रखा था। हमें पता नहीं था कि इस तरह से पेंडेमिक में पूरी तरह से रिलीज भी बंद कर देगी गवर्नमेंट। तो 10 12 15 के आसपास आप मान के चलिए, इतना कमाउंटिंग का अपने पास वीट रखा हुआ था। तो मैं, मेरी वाइफ और मेरा लड़का, हम तीन बहुत प्रेशर में, और डैड भी उसमें टेंस में आ गए कि अब करें क्या, क्योंकि हम्म। पूरा पैसा ब्लॉक हो गया, फंड्स में, स्टॉक वगैरह में, सब चीजों में। और पूरी तरह से ईएमआई वगैरह सब क्रैश हो गई। भाई ने बोल दिया पैसे दो। ये उम्मीद ही नहीं थी ऐसा कुछ हो जाएगा, और उसने एकदम से बोल दिया मुझे फंड्स चाहिए, मैं तो सेपरेट होना चाहता हूँ। तो मैम जो भी था उस समय पूरा क्लियर करा, एंड आई वाज हैविंग अ लोन अबाउट मोर देन 40 lakhs ऑन मी। तो मुझे वो क्लियर करना, और बच्चा छोटा, उसकी स्कूल फी भरने के भी पैसे नहीं। तो वो पीरियड भी निकाला। बस जैसे ही उससे थोड़ा सेलेक्ट करके सही हुआ, 2020 में 12 अप्रैल को मेरे डैड की डेथ हो गई। 3 दिन वो एडमिट रहे, उनको हार्ट अटैक आया हॉस्पिटल में। फिर 3 दिन बाद काफी कंडीशन उनकी शुगर बढ़ने की वजह से, टेंस होने की वजह से गड़बड़ हो गई थी। और हम ज्यादा कुछ उन्हें हॉस्पिटलाइज कराने की कंडीशन में भी नहीं थे, क्योंकि सारे हॉस्पिटल्स बंद थे ना। मतलब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि आप ले तो आएंगे पर हम ही नहीं आ रहे हैं, तो करेंगे क्या आप हॉस्पिटल लाकर। ये कंडीशन थे। और इंदौर में तो कंडीशन बहुत भयानक थी, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहां पर रेड स्पॉट जोन बना दिया था गवर्नमेंट ने। तो वी वर नॉट एबल टू इवन क्रॉस द रोड्स फ्रॉम आवर हाउस, कि हम बाहर निकल कर सामने से कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स ले आए, कुछ भी कंडीशन नहीं। वो पीरियड निकाला, 3 दिन एडमिट रहे पापा, और चौथे दिन उन्हें सुबह अटैक आ गया। एंड अटैक के बाद तो फिर मैंने सब लोगों के रिश्तेदारों के मुंह देख लिए। मैंने बिल्कुल क्लियर समझ लिया कि देयर इज नो वन बस। बिल्कुल तय है। डैड की डेथ होने के बाद सारा क्लियरेंस करा बिजनेस का, उनका बिजनेस वाइंड अप करना था। सब रिलेटिव्स वगैरह जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सबसे जो जो मैंने पोटेंशियली हेल्प मांगी, कोई भी आगे नहीं आया। मतलब ऐसा कर दिया मैम कि जैसे जानते ही नहीं है। और ये वही लोग हैं जिनको मैंने, मेरे डैड ने उस समय फंड्स दिए थे जिस समय मतलब उनकी बहुत हालत गंभीर थी। दे हम्म। वर नॉट रेडी टू सर्वाइव, इवन वो कंडीशन थी कि सर्वाइव करने के भी पॉइंट्स नहीं बन रहे थे। तब मैंने हेल्प करी, और ये लोग अब आकर किसी भी तरह से कोई पूछने को राजी नहीं है, बिल्कुल लेफ्ट आउट कर दिया वजह से। समाज में ऐसा लगता है कि यार अपन क्यों जाएं किसी की बर्थडे पार्टी में या कहीं पर भी जाएं, तो इतना डिप्रेशन फील होता है कि जाने की कोई नीड ही नहीं है। ये सब अपना एक एक बार किसी का चेहरा देख लिया हो तो मैं फिर उसके बाद मेकअप से फर्क नहीं पड़ता। तो मन उतर गया पूरी तरह से। मैंने 2020 का पीरियड भी निकाला धीरे धीरे। 21 22 23 24 आ गया है। इस बीच में मैम सारे, सब तरह के जितने भी पहलू थे हर एक को देख लिया, दोस्त वगैरह भी देख लिए, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन लॉज। हर व्यक्ति ऐसा है जिसने कहीं ना कहीं ये बता दिया कि भाई मेरे को आप मान के चल रहे थे पर मैं हूं नहीं, मैं सिर्फ एक धुआं हूं। और आप मुझे टच कर सकते हो पर आप देखोगे तो उससे मुझे वैल्यू कुछ भी नहीं मिलना। तो एक एक चीज को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझा, और ये पीरियड निकाला। बहुत मैम भगवान का नाम ले लेके एक एक दिन गुजारा है। डे काउंटर का ऐप होता है एक मोबाइल में, उसमें डेज काउंट करता हूँ। टिक लगाता हूँ, आज का एक दिन निकला, दूसरा दिन निकला। तो कोई आ गया, उसने कैलेंडर देखा, बोले "भाई, ये क्या कर रहे हो?" मैंने बोला बंद करो, ये मत देखो, तुम घबरा जाओगे। मैं डिप्रेस, इतना इतना डिप्रेस हो गया कि संडे के बाद मंडे आता है तो वो भी ऐसा लगता है कि क्यों आया भाई, आराम करते हैं ज्यादा बेटर है। क्योंकि दिमाग इतना भयानक लेवल पे डिप्रेस्ड है कि कोई रेंज ही नहीं है मैम किसी चीज की। मतलब आज की तारीख में आप ये मानिए, मेरे पास, मुझे याद है मेरा वो पीरियड, मैंने मतलब 700 स्टूडेंट्स को एक दिन में पढ़ाया। 700 बच्चे एक दिन में। और उसके बाद ये हालत निकाली कोरोना में कि मेरे पास टोटल 5 बच्चे थे। सब ऑन डाउन वगैरह क्लियर हो गया। कोरोना में तो कोई आने को तैयार ही नहीं था, पूरा लॉकडाउन था, एवरीवन वाज एंजॉयिंग यूट्यूब देयर। तो बात ही खत्म हो गई थी। तो वो तो बिल्कुल फाइनेंशियल पूरी तरह से ब्रेकडाउन हुआ। डॉग बाइट हो गया, बीमारी हुई अल्सरेटिव कोलाइटिस की, मुझे 6 महीने उसमें मुझे रिकवरी में लग गए। फिर उसके बाद में मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ मेरे बहुत पंगे हुए, मेरे साले के साथ में। फिर इधर मेरे फ्रेंड्स वगैरह के अंदर भी बहुत सारे मेरे को ग्लिचेस, बहुत सारे लोगों ने मेरे को बैक स्टैप करा।
और बहुत इरिटेट हुआ हूँ। मतलब ये है कि सिर्फ ये मान लीजिए सुबह उठो, भगवान के दर्शन करो, घर आओ, काम पे लग जाओ, बाकी किसी में कोई इंटरेस्ट लेना ही नहीं। पीपल डोंट नो मी, आई डोंट नो यू, बस वो वाला रूल लगा के मैंने पूरा टाइम निकाला है। स्टिल 230 days टू गो, मुझे तो पता ही नहीं मैम कैसे एक एक दिन निकलेगा। आपका कल मुझे ईमेल आया था मिलने के लिए, एंड आई वाज वेटिंग बेयरली कि बस मैम आए और मैं उनसे बात करूं। बहुत परेशान था। ये अभी पीरियड ही ऐसा निकल रहा है मैम कि बता नहीं सकता मैं। देखिए, आप अगर चैनल पे और भी वीडियोस देख रहे होंगे अंकित, तो आपने देखा ही होगा कि केतु महादशा में सिर्फ आपके साथ नहीं, मतलब सभी के साथ इतना दर्दनाक अनुभव है सभी का, कि लव्ड वंस को लूज करना, करियर कोलैप्स होना, फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होना। बट एट द एंड हम सबसे यही सुनते हैं कि केतु महादशा ओवर होने के बाद जब वीनस शुक्र की महादशा शुरू होती है तो चीजें काफी हद तक बदल जाती हैं। तो बस अब इसी उम्मीद को रखिए कि आपने मेजर पोर्शन ऑफ ये दशा ऑलरेडी निकाल लिया है, अब थोड़ा सा और बचा हुआ है। उसके बाद थोड़ा बहुत आपका दशा संधि में सिचुएशन इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी, और फिर फाइनली इवेंचुअली तो आपकी वीनस महादशा, शुक्र महादशा पूरी तरह से इफेक्टिव हो जाएगी। मैं थोड़ा तो सा अगर आपको 8 महीने इसमें एक और पॉइंट ऑफ बचे व्यू हैं। बताऊं, हाँ, सॉरी। इसमें थोड़ा सा मैं आपको टाइमलाइन बताऊं, एक लैब्स बताऊं, तो मैम ये हुआ कि जैसे स्टार्टअप का फेज आता है तो पहला पीरियड केतु केतु का रहता है। तो हाँ। केतु केतु में आई लॉस्ट माय मॉम। हम्म। मतलब पहला जो झटका था वो 4 महीने का इतना भयानक गया कि मतलब मैं रात भर नहीं सोया हूँ, ये दिन मुझे याद नहीं कि मैं उसमें सोया। हम्म। इतना स्ट्रेस, और उसके बाद घर आओ तो इधर से प्रॉपर्टी को लेकर मेरे ब्रदर्स की तरफ से क्लेम आ गया कि मुझे फ्री होना है। तो हम्म। वहां पर मैं प्रैक्ट कर गया। सेकंड वाला जो अंतरदशा आता है आफ्टर केतु केतु, जो केतु शुक्र का पीरियड था मैम, उसमें आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने जहां हाथ डाला है, जहां पैसे लगाए, वहां कचरा हुआ है। इतने फीवर लॉसेस हुआ, फ्रॉड्स हुए मेरे साथ में कि मैं मतलब मैं सोच ही नहीं सकता था वो लोग भी पैसा खा गए। हाथ ही ऊंचे कर दिए उन्होंने, बोले मैं जानता ही नहीं तुम कौन हो। और सारे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं पुलिस के पास जाऊं तो आज की तारीख में एक्शन ले सकते हैं, बट अमाउंट इतने बड़े बड़े नहीं है कि अपन उसके लिए एक्शन लें। छोटे छोटे अमाउंट है, पर इतने लोगों के हैं कि दैट सम अप इज वेरी टू मच, बहुत हम्म। ज्यादा बड़ा अमाउंट है। तो मेरे साथ वो लॉसेज हुए। वो पीरियड निकला, थोड़ा सा आगे बढ़े तो उसके बाद जो अंतरदशा आती है आफ्टर क्या नाम, केतु शुक्र के बाद का जो फेज आता है सन, सूर्य। अपना केतु सूर्य। सूर्य का, उसमें आई लॉस्ट माय डैड। उसमें मैं डैड को लूज कर दिया मैंने। और वो सेक्शन निपटाया, उसके बाद फाइनेंशियल लॉसेस हो गए क्योंकि पापा के जाने के बाद उनका बिजनेस का सेटअप मेरे ऊपर आ गया। और उनको पहले से ही काफी लॉसेस चल रहे थे बिजनेस में, और कोरोना में और लॉस हो गया। वो पूरा पीरियड निकाला, लोन्स के पूरे पीरियड निकाले, ये कंप्लीट करके आए, जब तक धीरे धीरे केतु शनि में पहुंचा मैम, इतना डिजॉल्व हो गया मैं कि बिल्कुल मतलब मैंने तो सोच लिया भाई जो है बहुत है, आज सुबह खाना खा लिया ना, नेक्स्ट टारगेट इज शाम का खाना, दैट्स ऑल। बाकी कुछ सोचना ही नहीं, नो प्लानिंग नो नथिंग। जो प्लान करते हैं कुछ होता ही नहीं वैसा। जो प्लान करो कुछ वैसा हुआ ही नहीं है, उसके अलावा सब हो जाएगा, बस वो प्लान करी हुई कोई चीज नहीं हुई कि बिल्कुल। अपन ये कर लें। पर एक चीज जरूर हुई मैम, जो मैं सभी को बोलूंगा, इवन आपको थ्रू इस पॉइंट को बोलूंगा, जब भी मैंने बाहर कोई टूर बनाया इस पीरियड में कि हम्म। चलो कहीं जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं शिमला जा रहा हूँ या मैं दिल्ली जा रहा हूँ या कहीं भी जा रहा हूँ, तो मैं जहां भी जाता हूँ मैम, मैंने एक बात नोटिस करी, अगर उसमें कोई एक रिलीजियस प्लेस जाने का मैं सोचता हूँ तो टूर गोज वेरी वेल। और अगर मैं उसमें कोई रिलीजियस प्लेस ना रखूं, केवल एक फाइनेंशियल लेवल पे अपना कमर्शियल पैकेज बनाने के लिए कोई टूर बनाता हूं, तो मैं वो पूरा टूर वेस्ट होता है। 1 रुपए का भी उसमें एडवांटेज नहीं मिलता। मीन्स समवेयर देर इज अ डायल्यूट की भी सीधी बात है, भगवान चाहते हैं कि यू शुड बी स्पिरिचुअल विद मी। बिल्कुल। कनेक्शन स्पिरिचुअल ज्यादा होना चाहिए बनस्पत मटीरियलिस्ट के। हम्म। तो ये पॉइंट है। मेरा एक फ्रेंड है जो स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा है, तो उसको कोई इफेक्ट इतना मैंने देखा नहीं केतु महादशा में, ना तो उसको कोई बहुत सीवियर लॉसेज हुए। हाँ, एक झटका लगा, दादाजी एक्सपायर हुए उसके, बट बाकी उसके लिए नॉर्मल डेज है। तो मतलब कहीं ना कहीं मेंटल फोबिया है ये कि हम लोग मटेरियल लॉस होता है मैं तो हम इससे परेशान होते हैं। पर ये फेस शायद दिखाने ही यही आता है कि मटेरियल इज नॉट एवरीथिंग। तो ये पॉइंट ऑफ एग्जैक्टली। व्यू मैंने नोटिस करा है मैम। तो एक तो आपका केतु 9th हाउस में है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स, और वो भी अगर रिलीजियस ट्रैवल्स हो तो वो दर्शाता ही है। और केतु महादशा का तो मेन जो पॉइंट निकल कर आता है, हम जब सबके एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, वो यही है, डिटैच होना। जिस चीज से आप ज्यादा अटैच्ड हैं वो आपको फॉर सम रीजन और द अदर आपसे दूर हो जाएगी। और आपका वो मोमेंट आ जाएगा जब आप मजबूर हो जाएंगे जाकर भगवान के सामने खड़े होने के लिए, मंदिर के दरवाजे पर खड़े होने के लिए, कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ये। और वहां पे जाके ही शांति मिलती है। तो ये तो बहुत। बिल्कुल हम जानते ही हैं, और इसीलिए मैं भी हमेशा कहती रहती हूँ कि केतु जो हमें सिखाना चाह रहा है वो है स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट, मटेरियलिस्टिक ना होना। जितनी जल्दी मटेरियलिस्टिक, हम बिल्कुल सीख भी। जाते हैं उतना ही इजी हो जाता है हमारा केतु का एक्सपीरियंस, बट वो इतना और आसान नहीं है, तीन मतलब कहना आसान है। तीन एक एक्सपीरियंसेस और ऐसे हुए। एक तो पहला एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत अजीब लगा, मतलब शायद सबके साथ नहीं हुआ हो, मेरे साथ हुआ है। हम्म। इसमें ये हुआ कि जो लोग बिफोर केतु, जो कैरियर वाइज मुझसे बहुत पीछे थे, बहुत पीछे थे, मीन्स दे वर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ मी। मैं ऐसा कंपेयर नहीं कर रहा, ना एरोगेंस दिखा रहा, पर मैं बता रहा हूँ मैंने उस चीज पर कभी फोकस नहीं करा, ना उन पर ध्यान दिया।
बट हम्म। अब जैसे मेरा 7 इयर्स का फेज आया तो उसमें कहीं पर भी मटेरियल एडजस्टमेंट नहीं है, और दे आर गेनिंग सक्सेस एट सक्सेस, तो वो सबसे पहले आकर मुझे हिट कर रहे हैं। मीन्स उनको लग रहा है कि आई एम देयर प्राइमरी टारगेट एंड दे हैव टू डिस्ट्रॉय मी एट एनी कॉस्ट। उनका ऑब्जेक्टिव ही ये बना है, जबकि मैंने उनको कभी देखा ही नहीं। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे किसी को भाई कुछ पढ़ा है, तो मैं उसके ना अच्छे के बारे में सोचता हूँ ना बुरे के बारे में सोचता हूँ, हम्म। बट वो चीज अब आके जो रिजेंबल कर रही है मुझे, हिट कर रही है, मैंने पर्सनली दे टेकिंग इट एज एन अटैक। जबकि मैंने कभी लाइफ में कुछ नहीं बोला, ना उनसे कोई बात करी इस विषय में, पर पता नहीं क्या मैटर है, सब टूट पड़े मैम, ऐसा लग रहा है बिल्कुल अकेले हैं। अभिमन्यु and चक्रव्यूह टाइप्स वाली कंडीशन। तो ये एक चीज मुझे बड़ी विचित्र लगी कि ये ऐसा कभी आज तक मैंने फेस नहीं करा था। दिस इज वेरी न्यू फॉर मी। और 35 की एज, 32 की एज में मैम कैरियर वाइज ही सोचता रहा मैं, ज्यादा इतना मैंने कभी चीज पर दिमाग नहीं लगाया। पर ये चीजें जब देखी ना तो मैं बहुत डर गया मैम, ये वाकई में ये पूरा बैकबोन तोड़ने वाली कंडीशन है इसमें, केतु एंड में और बहुत भयानक। ये भी जो आपने बोला कि सबके असली चेहरे जो देखने को मिले, ये भी एक बहुत टिपिकल एक्सपीरियंस है केतु का। जब आपको इवेंचुअली, ये मुझे ऐसा लगता है कि केतु महादशा आपको यही दिखाती है कि चाहे वो कोई भी रिश्तेदार हो, आपके फैमिली मेंबर्स हो, दोस्त हो, कलीग्स हो, सबसे रिलेशन रखना इज ओके, लेकिन इतना अटैचमेंट किसी से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ है। और फिर वही ये वही केतु वही। महादशा में आपको समझ में आ ही जाता है कि ये जर्नी जो हमारी है इस शरीर में, ये हमें अकेले ही पूरी करनी है। तो यही लेसन हम सीखते हैं, इसीलिए हमारे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो उनको भी हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, बट हमें उस एक्सपीरियंस से गुजरना है, तो हमारे साथ वैसा हो रहा है। अच्छा, आपने एक चीज और बताई कि आपको कुत्ते ने काटा था, केतु महादशा मैम शुरू 7 से 8 बार होते। अटैक हुआ मुझ पे। डॉग बाइट एक बार हुई है, पर 7 से 8 बार अटैक हुआ है, और बिना मतलब का अटैक हुआ है, जहां पर मैंने किसी भी तरह से कोई हार्म नहीं पहुंचाया या कुछ गलत करा कि भाई मारा, पत्थर मारा हो या कुछ कराओ। नथिंग। 7 से 8 बार अटैक हो चुका है। कितनी बार मैं टू व्हीलर से गिर गया हूँ कि डॉग अटैक की वजह से मैं भागा ही गाड़ी और मैं गिर गया। तो दो ये बार तो अभी मुझे तक भी मतलब हो रहा है हाँ, आपके साथ? ये अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है कंटिन्यूअसली, अभी भी हो रहा है। मीन्स अभी भी ऐसा लगता है कि यार मतलब उनको कोई मेरी बॉडी से स्मेल आ जाती है, पता नहीं क्या होता है, वो मुझे ही पीछे करने लग जाते हैं, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं। नो वन नोस, घर में बैठे हैं, डॉगी आ गया भौंक के जा रहा है बुरी तरह से अपने ऊपर ही, जैसे अपन ने कोई पत्थर मार दिया है, कुछ कर दिया। 7 8 बार हो गया मैंने। वो डॉग बाइट का तो बाइट इतना बुरा था कि मेरा अभी भी पैर बेकार ही ऑलमोस्ट, ये मान के चले आपकी ठंड होती है मुझे, बहुत पेन होता है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे हड्डी के अंदर पूरा गैप आ गया है। तो उसका कोई इलाज नहीं है अब, वो पूरी तरह से सर्जरी मांग रही है वो चीज। बहुत जबरदस्त मतलब डॉग बाइट था, पूरा फोर्सफुल बाइट था। डॉग का बाइट के बाद दांत अंदर रह गया मैम, क्या नहीं। तो तो ऐसा आपको लग रहा है जैसे किस कोई ने किस गोली मार हिस्से दी। में वो डॉग बाइट था? मैम मुझे मेरे लेफ्ट लेग में बिलो द, मतलब क्या बोलना चाहिए, बिलो द जॉइंट है। बिलो द नी? बिलो द नी। अच्छा, मतलब काव्स वाला एरिया जो है उसमें है। हाँ ओके। हाँ, पास वाले एरिया में, और बहुत भयानक था मैम। मतलब मैं तो अभी भी सोचता हूँ, पूरा पसीना पसीना हो जाता हूँ, इतना बड़ा अटैक था। कोई एक्सपेक्ट नहीं था ना कि ऐसा कुछ होगा। हम्म। देखो रोड पे जा रहे हैं आप, और एकदम एकदम टू व्हीलर पे डॉगी आता है, आपको काट लेता है पैर में, आप गिर जाते हैं। कितनी चोट आई होगी, और उसके बाद वो डॉग बाइट का तो बाप रे बाप, उसके बाद पूरा फेज ही ऐसा चेंज हुआ। हर तरह की प्रॉब्लम हुई, लंग में मुझे सूजन आ गई, तो लंग्स की प्रॉब्लम हुई। फिर बीच में लीवर के अंदर मुझे हाइपोमेल्गिया की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसमें लीवर बड़ा हो जाता है, तो उसमें सूजन आ जाती है, लीवर ब्लास्ट करने की कंडीशन रहती है उसमें। फर्स्ट फेज में पकड़ा गया मैं, तो मुझे फैटी लीवर का डिजीज हुआ, उसको मैंने चलाया। मीन्स मेरा पैसा आप मान के चले 30% तो सिर्फ हेल्थ पे ही खत्म हो गया। छोटी छोटी रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, स्किन बर्न हो गया, फंगल इन्फेक्शन हुए तो इतने सारे हो गए कि डॉक्टर्स ने कम से कम 15 से 20 हजार की ट्यूब्स ही लिख दी। मैंने भैया क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है ये। ऐसी कंडीशन पर ले आया कि मतलब फाइनेंशियल आदमी पहले से ही खराब है मैम, और फिर फिजिकली भी अगर वो परेशान हो रहा है तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं उसके पास। खाना खाने की इच्छा खत्म हो जाती है। मैंने यार भैया रहने दे, दवाई खा लूं आधा किलो वो ज्यादा अच्छा है, इतनी सारी दवाइयाँ। और ये आप कोई रेमेडीज कर रहे हैं केतु के लिए इस केतु महादशा के पीरियड में? मैंने तो कुछ नहीं करा। ओके। और आपको केतु महादशा शुरू होने से ये पहले करा पता था कि आपकी केतु की महादशा शुरू हो रही है? नहीं मैम, मुझे कुछ भी, मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव ही नहीं था ना, बिल्कुल 1% भी एस्ट्रोलॉजी को बिलीव नहीं करता था। मेरे डैड ने भी पत्रिका दिखाई थी, तो मैंने बोला ये सब क्या है, कुछ मेरे को समझ नहीं आता है। और आफ्टर दैट अब आई एम अ कंप्लीट फॉलोवर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मैंने, आप बोले आप जिस भी एस्ट्रोलॉजर से बात करें, इवन यूट्यूब पे जो मेम से मेम फेम्स वाले हैं, सबसे पर्सनल टॉक हो चुकी मेरी। हर एक से मैंने हॉरोस्कोप चेक करवा लिया, छोटे बड़े, इवन खुद हॉरोस्कोप देखने लग गया आजकल, इतना इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली सुन सुन के। तो वो भी चीजें समझना शुरू कर दी। एस्ट्रोलॉजी में मेरा माइंड लगने लगा, पहले से ही मेरा मैथ्स फेवरेट है, क्योंकि शुरू से मतलब ये केतु बुध वाला कंसेप्ट, तो अरिथमेटिकली आई एम एक्सट्रीमली डेवलप। तो मेरे को यूं भी मजा आता है इन चीजों में, तो मेरे को तो इतना इंटरेस्ट लगा। मैं ये कोरोना में मैंने यही देख देख के यूट्यूब से मैंने पत्रिका देखना सीख ली, कि चलो थोड़ा थोड़ा समझते हैं जितना बनता है बेसिक।
तो आपने केतु केतु में ही एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपका झुकाव हो गया था, या उसके बाद किसी और अंतर्दशा में हुआ है? मेरा हुआ था ये शायद केतु एंड सन के पीरियड में, आफ्टर माय डैड्स डिमाइज, उसके बाद ही मैंने ये सब देखना शुरू करा था। उसके पहले तो मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था मैम कि ऐसा कुछ होता है। हम्म। मतलब बिल्कुल भी मन नहीं मानता था कि इतना कंट्रोलिंग कोई कैसी चीज की हो सकती है, कि मतलब एक ग्रह चेंज हो जाता है तो इंसान को पूरा मतलब हिला के रख देता है हर चीज को। ये मैंने सोचा भी नहीं था कभी। वो सारी चीजें हो गई मैं। और एक एक पर्सन जिसको मैं अपन मान के चल रहे थे कि यार ये बैकअप रहेगा अपना, वो तो सब के सब पहले गए। बिल्कुल ही चले गए वो, कि अरे यार मतलब बातचीत ही खत्म हो गई मेरी इतने रिलेटिव्स के साथ में, कि कोई सेंस नहीं है ना। भाई जब वक्त है, अगर आप उस समय मेरे काम ही नहीं आ रहे हैं और उल्टा मेरा रास्ता मुश्किल कर रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है। क्यों तो किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखा जाए। तो वो चीज हो जाती है। पर एक बात मैम जरूर है, मंदिर जाने से स्पिरिचुअलिटी बहुत मिलती है। और बहुत आसान लगता है, वहां पर बैठने के बाद लगता है कि हाँ फेज निकल जाएगा ये। और जैसे ही मंदिर से बाहर पैर रखते हैं, वो वापस से ऐसा लगता है अरे बाप रे कहाँ आ गए, मंदिर ही बेटर था इससे। तो मेरे तो लोकेलिटी में जितने मंदिर है, हर पुजारी जानने लगा है मुझे कि भैया आते हैं आधे आधे घंटा बैठते हैं, इनका ऐसा ही रोज का है। तो वो कंसेप्ट वही है। सब तरह के भगवान के मंदिर जाता हूँ। वैसे मैं जैन हूँ, तो ज्यादातर मैं श्वेतांबर दिगंबर मंदिर जाता था। आजकल मैं इधर भी जाने लगा, भोलेनाथ के मंदिर है हमारे पीछे, भूतेश्वर वगैरह, इधर सब जगह जाता हूँ, क्योंकि मैं मेंटल पीस जहाँ मिल जाए वो जगह गोल्ड है आज की तारीख में। बिल्कुल। मतलब फाइनेंशियल पीस तो गया बाढ़ में, मेरे को तो बस स्पिरिचुअल पीस के लिए ही मैं फोन अप करता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ में। और लोग इसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करते, ये कमाल की बात है। जब ये तक शायद ये खुद फेज है, सिखाने ही उससे आता है। गुजर नहीं जाते हैं तब तक, हाँ। बहुत 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 पेनफुल पीरियड। और उसके बाद पता है, बीच में किसी एस्ट्रोलॉजर ने मुझे ये बोल दिया कि स्नेक बाइट के चांसेस है, तो मैं उसमें भी डर गया कि मैंने भैया पहले ही डॉगी तो काट ही चुका है, अब स्नेक और काट लेगा तो कहाँ जाएंगे। तो वो अलग इश्यूज। और पत्रिका देख के नया नया ज्ञान देते हैं, गुरु और शुक्र तुम्हारे 10th में है, तो तुम्हारी तो शुक्र महादशा भी अच्छी नहीं जाएगी। तो मैंने मैम इससे बुरा क्या होगा, इतना तो हो गया, और क्या चाहिए। पर लोग क्या मालूम क्या है, क्योंकि किसी के पास कंप्लीट पिक्चर नहीं होती है एस्ट्रोलॉजी की, तो दे कैन मेक देयर पिक्चर्स देयर। वो फिर अपन और कंफ्यूज होता है, तो फिर मैंने कुछ समय बाद दिखाना बंद कर दिया। मैंने नहीं, मुझे नहीं देखना, जो है ठीक है, नहीं है बात खत्म। वो सबका एनालिसिस करने का तरीका अलग होता है। तो कौन एक ही चार्ट को चार लोग चार अलग तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते एंगल हैं, तो आपकी सबका बात डिफरेंट सही हो है। जाता तो सिर्फ आपको नहीं, मैं सबको, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी कहना चाहूंगी कि 10 एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होना है मल्टीपल लोगों के पास जाके। और आप एक एस्ट्रोलॉजर जिसको भी फॉलो करते हैं, अगर आपके पारिवारिक कोई रहे हैं, वरना अब आपने अगर कोई फाइंड आउट किया है तो एक ही को स्टिक करें। बट ऑफ कोर्स किसी गलत के साथ आप अटक जाएं, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको अगर कॉन्फिडेंस आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजर की वाइब समझना बहुत जरूरी होता है, कि क्या वो मनी मेकिंग के लिए कर रहे हैं, या वो जेन्युइनली आपको एक सही कंसल्टेशन देके मैम। आप मैं प्रॉब्लम आपको सच निकालना बताऊं, चाहते इस फेज में कोई को इतनी समझ ही नहीं बचती कि वो समझ पाए मनी फेज है कि नहीं है, क्योंकि इतना दिमाग खत्म हो चुका होता है इंसान का, तो उसके कोई सुन लेना तो बस वही बहुत हो जाता है। दैट्स अ बिग हेल्प कि समवन इज रेडी टू लिसन यू, दैट्स वेरी वेरी बिग हेल्प। पीरियड इतना वाहियात है, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं आपको शब्द नहीं है मेरे पास में। क्या समझाऊं मैं, कोई समझने को तैयार नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं। वाइफ और मेरे इतने झगड़े कि किसकी कोई बात ही नहीं है, और हर पॉइंट पर बात का दूसरा एंगल ले लेती हूँ। और जबकि मैं क्लियर कर रहा हूँ भाई ये बात है, लिख के दे दूं, पर वो टर्म ही नहीं समझ में आता क्या करना है। तो वो बहुत। अच्छा अंकित, अब जब आप पीछे देखते हो अपने लास्ट 6 इयर्स को, कोई भी एक ऐसी चीज हुई आपके साथ जो आपको लगता है कि ये तो महादशा में अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ? मैम अच्छा तो देखिए मैम, ये हो गया कि जो झूठ झूठ था मेरी लाइफ में वो सब खत्म हो गया। मैं यही चीज प्लस में लूंगा कि जिन लोगों से मैं बहुत एक्सपेक्ट करता था कि यार ये लोग सब है, और मैं बहुत बड़े धोखे में जी रहा था कि हाँ ये मुझे हेल्प करेंगे, वो पूरी तरह से क्लियर हो जाने से मैम ये बात क्लियर हो जाती है कि हाँ अपने को अपनी खुद की लाइन चुनना है, अपने को अपना काम खुद करना है। देयर इज नो वन टू हेल्प यू एक्सेप्ट गॉड। तो मीन्स ये बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट एंड कंसिडरेशन, ये आज की तारीख में इस एज में हम ये भी समझ में आ जाए ना कि देयर इज नो वन फॉर यू, तो आदमी जी लेता है। क्योंकि मेरा हमेशा से एक सिंपल पॉइंट रहा है कि हाथ नहीं होना उतना नहीं करता है जितना हाथ खराब होना करता है। वो पॉइंट बहुत बहुत शानदार रहती है चीज, मतलब ये समझ में आ जाए ना तो मतलब बहुत बड़ी लाइफ हो गई। कि चलो क्लियर है, आई नो कि ये मेरा पार्ट है ही नहीं, मेरे पास में ये चीज है ही नहीं, तो मैं सोचूंगा ही क्यों। तो वो चीज जरूर केतु ने सिखाई मुझे, ये बहुत बड़ी चीज सीखी कि नहीं, आपको ही समझ के चलना है, अपने को ही करना है, नो वन इज इंटरेस्टेड इन यू। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू बना के चलना पड़ेगा। और जिसको पैसा दिया ना मैम, सब खा गए, किसी ने नहीं छोड़ा। मतलब आप क्या बोलूं मैं आपको, वर्ड यही है, खा गए। कोई और कोई वर्ड ही नहीं मिल रहा मुझे, कि जितना भी है, चाहे छोटा सा अमाउंट हो चाहे बड़ा अमाउंट हो, जो पैसा मैंने इस पीरियड में दिया किसी को, वो कभी वापस नहीं आया। दिया मतलब आपने कुछ बिजनेस के पर्पज से दिया या लोगों को उधार दिया? लोन्स लोन्स लोन्स, अब कोई को नीड लग रही है और उसे लग रहा है कि नहीं बंदे को अगर मुझे देना ही पड़ रहा है तो मैं दूंगा ना, भले ही चाहे मेरी खुद की हालत खराब हो। मैंने कहीं और से निकाल के दे दिया और बाद में उसने हाथ ऊंचे कर दिए, नहीं मेरे पास तो नहीं है, तुम कर लो जो करना है।
बिजनेस के अंदर ही मेरे बहुत सारे पैसे जो है मेरे खुद के रिलेटिव्स के पास में, वो नहीं ब्लॉक तो ब्लॉक। पर ठीक है मैम, वो मैं उस चीज में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ये तय है कि अब से पता चल जाता है कि किस तरह की इमेज लेके लोग घूम रहे हैं मार्केट में। जो एक्चुअल आईना है वो सामने आ जाता है। तो उससे बहुत रिलैक्स मिलता है कि हाँ चलो क्लियर है, पता तो चल गया ना कि व्यक्ति ऐसा है। क्योंकि मैम बैक स्टैप होने में ज्यादा लॉस होता है। क्लैरिटी मिल जाए ना कि हाँ ये व्यक्ति ठीक नहीं है, तो अपन सेफ होकर निकल सकते हैं। ये चीज जरूर सिखा दी केतु ने मुझे। और आई थिंक आपको तो लोन लेने से और देने से दोनों से ही बचना चाहिए। आपके 6th हाउस का लॉर्ड वैसे भी 8th में नीच का होकर बैठा हुआ है, तो वो मैं मुझे अवॉइड ही मैंने करना पढ़ा नहीं चाहिए। था, मैं करता जरूर। हाँ, तो आपको अवॉइड ही करना और चाहिए। थोड़ा केतु गुरु का जो पीरियड था थोड़ा सा मेरे लिए नॉमिनल रहा, उसमें मैंने थोड़ा सा गेन कर रहा है, उसमें थोड़ा एक आध फाइनेंशियल एसेट भी डेवलप करने की कोशिश करी। तो वो भी करा मैंने थोड़ा सा। बस वही एक पीरियड था जहाँ थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिली। बाकी तो सारे पीरियड्स में ड्रॉप डाउन ही, इवन अभी भी कोई बहुत स्टेबल लेवल के ऊपर अपन ये नहीं बोल सकते कि हाँ फाइनेंशियली स्टेबलाइज हो गए। तो अंकित, अभी हमारे जो व्यूअर्स केतु महादशा से गुजर रहे हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? दो ही बातें हैं मेरे पास तो क्लियर, जो मेरा एक्सपीरियंस है। पहला तो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप एक चीज करें कि कोई प्लान करें ही ना। प्लानिंग करने से हम बहुत मिसगाइड होते हैं, क्योंकि सारे रिसोर्सेज उधर डाइवर्ट कर देते हैं, और प्लान जब होता नहीं तो वो रिसोर्स में हम वापस कभी नहीं आते हैं। वो लॉस बहुत भारी हो जाता है। मतलब प्लान ना करके जीना ज्यादा बेटर है। अभी कोई फाइनेंशियल गेन के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जो है बहुत अच्छा है, टेक डे बाय डे आगे चलना है मुझे। एक दिन आज जी लिया, सो गए, अगले दिन उठेंगे तब टारगेट लेंगे। आज की बात करें, प्ले बॉल बाय बॉल, ओवर बाय ओवर खेलने की जरूरत नहीं है। पहला सबसे बड़ा पॉइंट, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, डोंट वेस्ट योर टाइम कि आपको लग रहा है मटेरियल लेवल पे अपन कुछ कर लेंगे। अपन वो पढ़ते हैं ना, मैंने एक बुक पढ़ता है उसमें लिखा रहता है कि हार्ड वर्क विल गिव यू हार्डर पॉइंट ऑफ व्यू एंड मोर फाइनेंसेस। बेहतर करोगे, बहुत करोगे तो अच्छा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं मैम। यहाँ तो जो झाड़ा लगता है ना, बहुत बुरी हालत हो जाती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो सिर्फ एक ही तरीका है, शांत से बैठे रहो। जितना अपना काम चल रहा है बहुत अच्छा है, एंड कम में अपने आप को सर्वाइव करने पर दिमाग लगाएं। डोंट गो फॉर मटेरियलिस्टिक गेन्स की नहीं, मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में लगा लूं। मैम बहुत कचरा कर लिया मैंने शेयर मार्केट में भी। कोई मतलब नहीं है, कुछ सेंस नहीं है अपने हार्ड एंड मनी को लगा के वेस्ट करना। पीरियड आएगा तभी सही होगा। एक और बहुत बढ़िया यूट्यूबर है, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा था कि जब मौसम होता है तभी आप फसल उगा सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मौसम नहीं है एंड यू आर सोइंग आउट देयर तो उससे कुछ फसल उग जाएगी। नहीं हो सकता, वो हर चीज का पीरियड है। वो पीरियड फेज में निकाल कर ही कुछ हो सकता है। तो ये पीरियड के बाद ही करना है मैम कुछ भी। एक एक दिन निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो सिर्फ उसी डे का टारगेट रखें, ये पहला है। और दूसरा, किसी को लोन नहीं देना, कभी भी नहीं देना इस पीरियड में। क्योंकि मैम बहुत इससे रिश्ते खराब होते हैं। पैसे तो चलो मैम वापस देख लेंगे कर लेंगे, पर जो रिश्ते बिगड़ जाते हैं ना मैम, बहुत बुरा लगता है। उन घरों में जाकर बैठना जहाँ पहले खाना पिया करते थे और अब आप आज जाते हैं, तो उनका भी सडन रिएक्शन ऐसा रहता है कि पैसे लेने आया होगा। और अपन भी बोलते हैं यार दे दे भाई, क्योंकि जरूरत तो है ही। तो हम्म। बहुत बेकार पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं। तो अंकित, क्योंकि आपने स्टॉक मार्केट की चर्चा की और हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स स्टॉक मार्केट के बारे में भी मेरे से कंसल्टेशन में भी पूछते रहते हैं कि क्या उनके लिए स्टॉक हाँ मार्केट में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं। तो आपको जो लॉस हुआ स्टॉक मार्केट में, क्या वो केतु पीरियड के दौरान ही हुआ या उससे पहले आपने बहुत अच्छा हाँ, उसमें कमाया था? उसके पहले मैंने स्टार्ट किया तो था, बट कोई बहुत एक्सट्रीम गेन्स तो नहीं थे। बट हाँ पोटेंशियल गेन्स थे कि अपन ये बोल सकते हैं कि हाँ आई एम डूइंग वेल। बट उसके बाद तो मैम भयानक ड्रॉप डाउन आया है। मतलब ये मानिए आप, मैंने 100 लगाए, पूरे 100 गए, 1000 लगाए, 1000 गए। जो लगा रहा हूँ वो जा रहा है, और कोई मतलब नहीं है। हार्ड एंड मनी पूरा कचरा हो रहा है। तरह तरह के फालतू के जितने भी अपने लॉसेस हो सकते हैं वो सब हुए। स्टॉक मार्केट का लॉस हुआ, कोचिंग में लॉस हो गया मुझे, बिजनेस में भी गेहूं का बिजनेस था पापा का, उसमें लॉस हो गया मुझे। मैंने जहां से इनकम का सोर्स है वो पूरा खत्म। कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम तो ये था मैम कि इंस्टॉलमेंट देनी थी बाप, मतलब मेरे किड की 3rd इंस्टॉलमेंट देनी थी, मेरे पास उसके लिए भी पैसे नहीं थे। जबकि मैं उस पेरेंट के ग्रुप में हूँ कि पूरी फी एक साथ में भरता हूँ पूरे साल की। पर पता नहीं क्या ऐसा फेज आया कि मैनेजमेंट ही नहीं जमी पूरी। क्योंकि आपका चार्ट देखिए मुझे लगता है कि आपको स्टॉक मार्केट में कुछ ज्यादा गेन्स तो वैसे भी मुश्किल ही है। और आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी, आपको लगता है इमोशनल इन्वेस्टमेंट थी कुछ? मैम कह सकते हैं। बट थैंक यू अंकित, हमारे चैनल पे आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकित। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो बची हुई केतु की महादशा है वो और आने वाली शुक्र की महादशा आपके लिए बहुत बहुत अच्छी रहे, और आपकी जो भी फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं वो सारे रिकवर हो जाएं और आपकी हेल्थ फुल पूरे तरीके से रिकवर हो जाए। सो बहुत जरूरी विशिंग है यू मैम, ऑल द थैंक यू। बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है।
अगर आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं indianvedichouse@gmail.com पर।